यस क्लास, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। देखिए, सेकंड चैप्टर में अभी हद तक हमने फर्स्ट एक टॉपिक समझा है। जब चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ था, बिगिनिंग ऑफ चैप्टर में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इस चैप्टर को पूरे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एडमिशन ऑफ गुड पार्टनर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला टॉपिक क्या था? पहले टॉपिक था न्यू पी एंड एल रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, वो हमने पूरा पढ़ा कि नया रेशियो निकालने की कितनी परिस्थितियां हैं, नया लाभ अनुपात कैसे कैसे निकाला जा सकता है, त्याग अनुपात क्या है, ये सब हमने समझे। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ओके, सबसे पहले तो गुडविल, ख्याति क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि वैल्यूएशन क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब बात की बातें। पहले जो टॉपिक हम समझ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उसका मीन तो पता लगना चाहिए ना हमें। तो सबसे पहले ये बात करेंगे ख्याति क्या है। ख्याति क्या है? गुडविल, ये बहुत कॉमन नेम है ना, गुडविल, ख्याति, प्रसिद्धि, नाम, प्रतिष्ठा, ये सब इसके सिनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं। ख्याति क्या है? ख्याति किसी भी व्यवसायिक संस्था की नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का परिणाम है। ख्याति कोई भी व्यक्ति, नॉट ओनली कोई इंस्टीट्यूट है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, उसका एक प्रतिष्ठा है, उसकी रेपुटेशन है, उसकी अच्छी इमेज है, दैट मीन वो क्या है, उसकी गुडविल है, उसकी ख्याति। तो आपका नाम और आपकी प्रतिष्ठा ही क्या है, आपकी ख्याति है, जिसका आप क्या लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं, जिसका आपको क्या मिलता है, टाइम टू टाइम फायदा मिलता रहता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए ऑर्डिनरी लाइफ में है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने जूम कर लिया कि अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है। उसका इतना नाम है, उतनी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, वो एक सेलिब्रिटी है कि अगर वो कहीं जाए तो वो जो नाम है उसका, अमिताभ बच्चन, उसका उसे हर जगह क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अगर वो इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, किसी भी कोने में चले जाओ दुनिया के, वो अपने नाम से क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा। तो ये नाम और ये प्रतिष्ठा ही क्या है, उसकी ख्याति है, जिसका उसे क्या मिलता है, हर जगह बेनिफिट मिलता है। हमारे पीएम मोदी हैं, मोदी जी कहीं भी चले जाओ, क्या उनका नाम उनका पीछा छोड़ देगा? नहीं, उनका नाम, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी पर्सनैलिटी क्या चलेगी, उनकी हमेशा साथ साथ ही चलेगी। उसका उन्हें क्या मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है। ओके, तो ये ख्याति है। ख्याति आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा का परिणाम है, जिसका आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। जिसका आपको फायदा मिलेगा, आपकी व्यवसायिक संस्था को भी क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ओके, अब हमारे यहाँ पे ख्याति का क्या सेंस है? जो हर व्यवसायिक संस्था की ख्याति रहती है, हर व्यक्ति की क्या रहती है, ख्याति रहती है। तो हमें तो इसे समझना है हमारी पार्टनरशिप फर्म से संबंध में। भाई, पार्टनरशिप के संबंध में ख्याति का क्या सेंस है, ये यहाँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे किया जाएगा। देखिए, कोई भी साझेदारी फर्म की अपनी गुडविल है, अपना उसका नाम है, अपनी उसकी पहचान है, उसकी अच्छी इमेज है मार्केट में, तो उसका उसे क्या मिलता है, फायदा मिलता है। फायदा कैसे मिलता है? फायदा यूं मिलता है कि अगर आप अपने कंपटीटर से बहुत ज़्यादा आगे हैं, अगर आप अपने कंपटीटर से बहुत ज़्यादा आगे हैं सेम फील्ड में, दैट मीन इट्स योर गुडविल, ये आपकी ख्याति है, ये आपका नाम है, जिसके कारण आप अपने प्रतिद्वंदी से क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, एक क्लास में तो 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चों में कोई एक ही बहुत हाईलाइट रहता है क्लास में, जो सबकी मतलब है ना, सबका फेवरेट रहता है बच्चा। तो ऐसा क्या है कि वो बच्चा सबसे आगे चल रहा है? वो है उसकी इंटेलिजेंसी। वो इतना इंटेलिजेंट है, उसने इतने गुड रिजल्ट्स दिए हैं कि उसने अपनी गुडविल बना ली है स्कूल के अंदर, और हर टीचर के लिए वो क्या बन चुका है, फेवरेट बन चुका है। दैट मीन वो आपकी जो गुडविल है, आपका जो नाम है, आपकी जो गुड इमेज है, वो आपको सब बच्चों से क्या कर देती है, अलग कर देती है, और आप मुकाबले में क्या निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो ख्याति क्या है? ख्याति लाभों का परिणाम है। ख्याति क्या है? लाभों का परिणाम है। अगर आपके लाभ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं आप, दैट मीन धीरे धीरे अब आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ख्याति किसी भी व्यवसाय की एक अदृश्य संपत्ति है, जो ख्याति को तुम देख नहीं सकते, तुम केवल फील कर सकते हो ना, मेरा नाम, मेरी पॉपुलैरिटी, मेरी इमेज, मैं इसे फील कर सकता हूँ। तो ख्याति किसी भी व्यवसाय की या किसी व्यक्ति की एक अदृश्य संपत्ति है, जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और किस तरीके से महसूस कर सकते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं अपने कंपटीटर से, दैट मीन ये हमारी गुडविल का ही क्या है, परिणाम है, जो हम क्या चल रहे हैं, बाकी लोगों से आगे चल रहे हैं। ओके,
अब हमें ये समझना है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाएगा। देखिए, किसी भी साझेदारी फर्म में जब भी कोई नया व्यक्ति क्या लेगा, प्रवेश लेगा, किसी भी साझेदारी फर्म में जब भी कोई नया व्यक्ति क्या लेगा, प्रवेश लेगा, तो उस समय ख्याति का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। ओके, अब ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाएगा, किस कारण से किया जाएगा? क्योंकि जब अब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक नए साझेदार के आपको 2 अधिकार बताए थे कि एक नए साझेदार को फर्म में क्या मिलते हैं, 2 अधिकार मिलते हैं। उसका पहला अधिकार क्या होता है? पहला अधिकार होता है उसका फर्म की संपत्तियों में हिस्सा, जिसके लिए वो क्या विनियोग करता है, पूंजी विनियोग करता है। दूसरा अधिकार उसका क्या रहता है, लाभों में हिस्सा। लाभों में हिस्से के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, गुडविल के नाम पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको ख्याति के नाम पर क्या करना पड़ेगा, फर्म में पैसा लाना पड़ेगा। तो जब एक नया पार्टनर फर्म में जुड़ेगा और उसे लाभों में हिस्सा लेना है, तो लाभों में हिस्से के लिए उसे गुडविल के नाम पर क्या करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। अब वो पैसा लगाएगा तो उस पैसे को लगाने से पहले ये पता तो लगाना पड़ेगा ना कि इस फर्म की गुडविल कितनी है, मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना है। वो डिपेंड करता है गुडविल की वैल्यूएशन पर कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया गया, मूल्यांकन कितना किया गया। ओके, अब गुडविल के मूल्यांकन कैसे होगा, किस टाइम किया जाएगा? तो किस टाइम, तो देखिए आपने अभी मैंने बात की कि गुडविल का मूल्यांकन हम पढ़ रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो गुडविल का क्या करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है। ओके, अब ये मूल्यांकन होगा कैसे, इस पे हमें बात करनी है कि हमें गुडविल का मूल्यांकन कैसे करना है। हमारा जो मेन बिंदु है वो यही है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाए। मूल्यांकन के संबंध में देखिए, पहले मैं इसे एक एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा, शायद तुम उसे ज्यादा उसे अटैच कर पाओगे, ज्यादा जुड़ पाएंगे अगर एग्जांपल से इस बात को समझेंगे तो। देखिए, मान लीजिए आपको किसी बहुत बड़ी फर्म से क्या मिला है, पार्टनरशिप ऑफर मिला कि आप हमारे क्या बन जाइए, साझेदार बन जाइए। ओके, अब आपने ये डिसीजन भी कर लिया कि यार इतने बड़े इंस्टीट्यूट से, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिला है, मुझे एक ऑफर मिला है पार्टनरशिप का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। तो आप उस प्रपोजल को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, मैं इस फर्म का क्या बनूंगा, साझेदार बनूंगा। जब आप साझेदार बनेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विनियोग करना पड़ेगा। विनियोग कितनी चीजों का हो रहा है, यहाँ विनियोग 2 चीजों का हो रहा है, एक पूंजी का और एक ख्याति का। अगर आप पूंजी में विनियोग करेंगे तो आपको संपत्तियों में हिस्सा मिलेगा, अगर आप ख्याति में विनियोग करेंगे तो आपको लाभों में हिस्सा मिलेगा। अब आपको फर्म के लाभों में हिस्सा लेने के लिए ख्याति के नाम पर कुछ पैसा क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब वो पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है उस फर्म की गुडविल पर कि उनकी गुडविल है कितनी। क्योंकि आपको जितनी आपके हिस्से में गुडविल आएगी आप उतना ही विनियोग करोगे ना। जैसे मान लीजिए आपका फर्म में हिस्सा 1/4 है, अब 1/4 हिस्से की गुडविल का पैसा क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप उनसे जुड़ चुके हैं। कल तक आपका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई आपको नहीं जानता था। हम बहुत ही एक छोटे से शहर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और कल ये तो एक हाईलाइट हो जाएगी कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इतनी बड़ी कंपनी का क्या बन गया है, पार्टनर बन गया। तो रातों रात आप तो स्टार ही बन जाओगे, आपकी ख्याति हो जाएगी, आपका नाम हो जाएगा, आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी एक ही दिन में कि आप उस कंपनी में क्या बन गए हैं, पार्टनर बन गए हैं। तो ये जो इतना बड़ा नाम और प्रसिद्धि आपको मिली है, ये फ्री में तो मिलेगी नहीं, फ्री में नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुडविल के नाम पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको जितनी आपके हिस्से में, आपका हिस्सा मतलब 1/4 के बराबर गुडविल का पैसा आपको उन्हें देना पड़ेगा कि देखो साहब, मेरी गुडविल जो है 1/4 के बराबर है और 1/4 के बराबर में क्या लगा रहा हूं, पैसा लगा रहा हूं। ओके, अब जब आप गुडविल का पैसा देंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन पहले करना पड़ेगा। देखिए तो सही, गुडविल है कितनी, टोटल गुडविल कितनी है, उस कंपनी की, उस फर्म की ख्याति क्या है जिसमें आप क्या ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। अब मांगने वाला गुडविल के नाम पर कोई भी पैसा मांग लेगा, मांगने वाला गुडविल के नाम पर कुछ भी पैसा मांग सकता है। अगला बता देगा कि साहब हमारी टोटल गुडविल ही 1 करोड़ रुपए के बराबर है, उस 1 करोड़ में आपका हिस्सा कितना है, 1/4 है। तो 1 करोड़ का 1/4 कितना हो रहा है, 1 करोड़ का 1/4 बनेगा 25 लाख रुपए। तो आपको 25 लाख रुपए तो क्या देना पड़ेगा साहब, गुडविल का ही देना पड़ेगा, बाकी कैपिटल का तो अलग ही देना है। तो फर्म के जो पार्टनर्स हैं पुराने वाले, उन्होंने आपको 1 लाख रुपया क्या बताया, गुडविल का मूल्य
1 करोड़ क्या बताया, ख्याति का मूल्य बताया। 1 करोड़ में आपके हिस्से में कितना आता है, 1/4 मतलब 25 लाख रुपए। ये आपको क्या करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो ये तो अगले का वैल्यूएशन है, अगले ने आपको बता दिया कि हमारी तो साहब इतनी गुडविल है, इसके अकॉर्डिंग आपके हिस्से में 25 लाख आएंगे, आप ले आओ एज अ पार्टनर। आनंद फानंद में अगर आप ये एक्सेप्ट भी कर लें कि यार अपॉर्चुनिटी केम वंस कहते हैं ना, अवसर एक ही बार मिलता है, आपने हाँ भी कह दिया कि चलो ठीक है साहब 25 लाख रुपए में अपना मामला पक्का है। अगर आप किसी ज्ञानी से मिलो, किसी समझदार आदमी से मिले, वो आपको ज्ञान दें कि ठीक है तो एक बहुत बड़ी कंपनी का पार्टनर बन रहा है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आपको इसे कैप्चर कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बट क्या उस फर्म की ख्याति उतनी बनती है जितनी आपसे मांगी जा रही है? क्या वास्तव में उनकी ख्याति 1 करोड़ है? क्योंकि अगर उनकी ख्याति 1 करोड़ है और उसमें आपके हिस्से में 25 लाख आ रहे हैं 1/4, देन नो प्रॉब्लम, सही है, सारा काम क्या चल रहा है, सिस्टमेटिक चल रहा है। बट अगर उस फर्म की ख्याति 1 करोड़ है ही नहीं, तो फिर 25 लाख किस बात का मांग रहा है सामने वाला? तो आपके दिमाग में एक डाउट डाल दिया ना कि क्या ख्याति 1 करोड़ है। तो क्या ख्याति 1 करोड़ है, इसका मतलब आपको अपने लेवल पर अपने हिसाब से उस फर्म की ख्याति का एक बार क्या कर लेना चाहिए, मूल्यांकन कर लेना चाहिए। एडमिशन से पहले एक बार आपको फर्म की ख्याति का क्या कर लेना चाहिए, मूल्यांकन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगले ने 1 करोड़ बताया है, वो उसके अकॉर्डिंग है, बट आपको भी तो मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या वास्तव में ख्याति का मूल्य 1 करोड़ ही है क्या? क्योंकि आपसे तो 1 करोड़ में 25 लाख मांग लिया है। तो आप पहले क्या करें, खुद अपने स्तर पर ख्याति का मूल्यांकन करें और देखें कि अगर उस फर्म की ख्याति वास्तव में 1 करोड़ है तो आपको उसमें 25 लाख रुपए दे देने चाहिए। अगर वो एक्चुअल में आपके वैल्यूएशन के हिसाब से 1 करोड़ से भी ज्यादा है, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। आपके वैल्यूएशन के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा है, आपसे तो कमी मांगा जा रहा है, फिर तो मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर ख्याति का मूल्य 1 करोड़ है ही नहीं और आपसे मांगा जा रहा है 25 लाख रुपए, दैट मीन अब वो आपको क्या बना रहे हैं, पागल ही बना रहे हैं, क्योंकि वास्तव में तो ख्याति 1 करोड़ थी नहीं, वो तो उन्होंने एक गेस किया और आपसे क्या मांग लिया, अमाउंट मांग लिया। तो कोई भी नया साझेदार फर्म से पहले उस फर्म की ख्याति का क्या करवाएगा, मूल्यांकन करवाएगा, और उस मूल्यांकित की गई ख्याति के आधार पर ही वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा गुडविल के नाम पर। ओके, तो ये तो हुआ वैल्यूएशन कब करवाते हैं, क्यों करवाते हैं। दूसरी बात, जब आप ख्याति का वैल्यूएशन करवाएंगे तो आपका आधार क्या है, किस आधार पर आप फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, क्योंकि बेस तो होगा ना, किसी आधार को लेकर चलते हैं हम कोई काम करते हैं। तो अगर आप किसी फर्म के पार्टनर बन रहे हैं और आपको उस फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो किस बेस पर आप वैल्यूएशन करेंगे, कोई आधार तो होना चाहिए। देखिए, किसी भी व्यावसायिक संस्था की, किसी भी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करते समय 3 आधार बनते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, ख्याति क्या है, ख्याति लाभों का परिणाम है, लाभों से ख्याति बनती है। अगर लाभ धीरे धीरे ज्यादा हो रहे हैं, दैट मीन आपकी गुडविल बढ़ रही है। लाभ कम होने स्टार्ट हो गए, दैट मीन आपकी गुडविल क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। तो लाभ क्या है, ख्याति क्या है, ख्याति लाभों का परिणाम है। तो आप उस फर्म के 3 टाइप के प्रॉफिट क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें, और उन 3 टाइप के प्रॉफिट से क्या किया जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। ख्याति को अलग अलग तरीकों से काउंट किया जाता है, पर बेसिकली ख्याति जो काउंट की जाती है वो लाभों के आधार पर ही की जाती है, क्योंकि लाभ ही ख्याति को क्या करता है, ज्यादा इफेक्टेड करता है। तो आप ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो आप लाभों को क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, और वो कितने लाभ है जिनके आधार पर आप क्या करेंगे, ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। तो किसी भी व्यवसायिक संस्था की, किसी भी फर्म की ख्याति को मूल्यांकन करने समय 3 टाइप के लाभों को क्या माना गया है, आधार माना गया है। तो आप जब भी ख्याति का मूल्यांकन करेंगे लाभों के आधार पर, मैं अलग अलग टाइप से ख्याति का मूल्यांकन हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट जो सबसे मेन ख्याति है वो लाभों के आधार पर ही ज्ञात की जाती है। तो ख्याति को लाभों के आधार पर जब काउंट किया जाता है तो 3 तरीके के लाभों को क्या माना गया, इसके आधार माना गया है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद आता है नॉर्मल प्रॉफिट, और सबसे लास्ट में आता है सुपर प्रॉफिट। जब भी आप किसी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये 3 प्रॉफिट क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। किसी भी व्यवसायिक संस्था की ख्याति का मूल्यांकन इन तीनों को बेस मानकर ही किया जाता है। ये बेस है, ख्याति के आधार है, ख्याति मूल्यांकन के आधार। अब
सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। देखो जो ये अभी जैसे हम अभी 12th के अकॉर्डिंग इसे समझ रहे हैं, तो 12th के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे, क्योंकि आगे जाके गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो कॉलेज लेवल पे कुछ अलग ही हो जाता है। वहाँ से वाइड लेवल पर बहुत ही डिटेल में क्या किया गया है समझाया गया है। तो अभी इतना नहीं, अभी केवल इतना ही समझें कि आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें समझनी है इस चीज़ को। एवरेज प्रॉफिट का क्या सेंस है? देखो एवरेज प्रॉफिट का ये है, तुम इसे यूँ समझो कि जैसे मान जिस फर्म का आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जो फर्म आपको पार्टनरशिप का क्या दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, उस फर्म के अंदर एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। देखो आप अगले को साफ बोल देंगे कि देखो साहब मैं आपकी फर्म में क्या जुड़ रहा हूँ, एज ए पार्टनर जुड़ रहा हूँ, और आप मुझसे गुडविल का पैसा मांग रहे हैं, इट्स ओके, बट पहले मैं अपने स्तर पर आपकी फर्म का क्या करूँगा, मूल्यांकन, आपकी फर्म की ख्याति का क्या करूँगा, मूल्यांकन करूँगा। और ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए मुझे सबसे पहले आपकी फर्म के पिछले 4, 5, 6 साल जो भी आपको उचित लगे, आप मुझे पिछले 4-5 साल के प्रॉफिट बताइए, और मैं उन प्रॉफिट का क्या निकालूंगा, फिर एवरेज निकालूंगा और देखूंगा कि फर्म एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है, लास्ट ईयर्स में फर्म एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है। क्योंकि कल का आधार क्या है, कल का आधार क्या है, आज है, कि आज अगर ऐसा हुआ है तो मे भी कल भी इसके अकॉर्डिंग ऐसा ही हो जाएगा। जैसे हम मान लें कि कोई बच्चा किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है, तो पेरेंट्स क्या देखते हैं ना, पेरेंट्स देखते हैं सबसे पहले तो बेटर स्टडी, अच्छी पढ़ाई है क्या। अच्छी पढ़ाई के लिए हम क्या चेक करेंगे, आप क्या चेक करेंगे, अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपको तो पता नहीं ना, आप तो एकदम न्यू है, आपको तो क्या पता कि वहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। तो आप या आपके पेरेंट्स क्या देखेंगे, आप उनके पास रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले रिजल्ट्स देखेंगे आप, कि अगर उस इंस्टीट्यूट के पिछले रिकॉर्ड या पिछले रिजल्ट्स बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं उन्होंने, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा ही आएगा, और इसी आधार पर हम क्या ले लेंगे, वहां पे एडमिशन ले लेंगे। तो दैट मीन भविष्य का आधार क्या था, भूतकाल था ना, पास्ट रिजल्ट्स को मैंने क्या माना, बेस माना कि पास्ट रिजल्ट अच्छे हैं, दैट मीन ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि स्कूल का आगे का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और आप इसी बेस पर एडमिशन लेंगे कि चलो अच्छा अपन अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि पीछे भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं स्कूल ने। ऐसे ही जब आप किसी फर्म में एज ए पार्टनर जुड़ेंगे, तो आप उस फर्म के एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, चेक करेंगे, पिछले सालों के प्रॉफिट चेक करेंगे, और पिछले सालों के प्रॉफिट यदि बहुत ही अच्छे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी इस फर्म को क्या होगा, बहुत प्रॉफिट होगा, आगे भी प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब फर्म की ख्याति क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। तो ये आधार है कि सबसे पहले हम उस संस्था के गत वर्षों के औसत लाभों की क्या करेंगे, गणना करेंगे। अब ये कितने गत वर्ष होंगे ये तो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पर, या आपकी जो गणना है, जो जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा। बेसिकली 5 साल तक के प्रॉफिट का हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। बट हमें तो न्यूमेरिकल में जितने साल का हमें एवरेज दिया जाएगा हमें उतने ही निकालना पड़ेगा। कि वो बोलेगा कि 4 साल का एवरेज निकालें तो 4 साल का निकालेंगे, वो बोलेगा 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाले तो 5 साल का निकालेंगे। हमें अपनी न्यूमेरिकल की अकॉर्डिंग क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले ख्याति का मूल्यांकन करते समय हम उस संस्था के पिछले गत वर्षों के औसत लाभों की क्या करेंगे, गणना करेंगे। ओके, औसत लाभ का फॉर्मूला है, औसत लाभ का फॉर्मूला है सम ऑफ प्रॉफिट, जितने साल के प्रॉफिट आप ले रहे हैं उनका योग अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, जितने साल का प्रॉफिट आपने लिया है उसका योग बटा में क्या लगा देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, लाभों का योग बटा वर्षों की संख्या। इस फॉर्मूले से क्या निकाला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। अब ये प्रॉफिट कौन सा है, ये नेट प्रॉफिट है, मतलब P&L में दिखाया गया प्रॉफिट। पिछले 5 साल के P&L में जितना भी नेट प्रॉफिट है वो सारा आप जोड़ेंगे और 5 का क्या लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट को बेस माना है, नेट प्रॉफिट टोटल लास्ट 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स जो भी आपने आधार लिया है उतने साल के प्रॉफिट जोड़ेंगे और नंबर ऑफ ईयर का क्या लगा देंगे, उसमें डिवाइडेशन लगा देंगे। ओके, अब नेट प्रॉफिट निकालते समय आपको ध्यान किस बात का रखना है ना, ये थोड़ा मैटर करता है। देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले एडजस्टमेंट इन नेट प्रॉफिट
आप नेट प्रॉफिट में कुछ समायोजन करेंगे, वो समायोजन करने के बाद ही क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। डायरेक्ट एवरेज नहीं निकालना कि अगला कह देगा साहब ये उठाओ, ये लो हमारे 5 साल की ट्रेडिंग P&L है, ये आप P&L से 5 साल का प्रॉफिट देखो और निकालो एवरेज। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतना क्विक डिसीजन नहीं है ये सारा। आप एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। आप देखेंगे कि अगर ये एडजस्टमेंट होने लायक हैं तो आप वो एडजस्टमेंट अपने प्रॉब्लम में, अपने न्यूमेरिकल में करेंगे। क्या एडजस्टमेंट है वो, कैसे एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट ये है कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही एडजस्टमेंट देखनी है, 2 एडजस्टमेंट करनी है। नंबर 1, एबनॉर्मल इनकम will be deducted, subtracted and abnormal loss will be added। अगर आपके औसत लाभ, अगर आपके शुद्ध लाभों में जो भी आपने शुद्ध लाभ लिए हैं 4-5 साल, जितने साल के भी आपने लिए, अगर आपके गत वर्षों के लाभों में कोई भी असामान्य आय, जिन लाभों को आपने आधार माना है, जैसे मान लीजिए आपने 2015 से लेकर 2020 तक के लाभों को क्या माना है, आधार माना है। 5 साल का आपने रिकॉर्ड लिया है उस फर्म का जिसमें आप जुड़ने जा रहे हैं ख्याति के मूल्यांकन के लिए, तो आपको 2015 से लेकर 2020 तक के रिकॉर्ड उन्होंने दे दिए होंगे नेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इस 2015 से लेकर 2020 के प्रॉफिट में किसी भी साल के प्रॉफिट में अगर कोई असामान्य आय, एबनॉर्मल इनकम जुड़ी हुई है तो आप उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, आप उसे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आप उसे नेट प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ये ऐसा क्यों है, ये नया लफड़ा क्या आ गया भाई, ये क्योंकि जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट किसका लेना है, आपकी आप कहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर फर्म में एडमिशन लेने जा रहे हैं। वो फर्म क्या करती है, वो कोई कपड़ा रेडीमेड गारमेंट्स वाली क्या है, बड़ी फर्म है जिसमें आप क्या ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। अब जब आप उस फर्म में जुड़ेंगे तो आपको लाभों में हिस्सा मिलेगा। कौन से लाभों में हिस्सा मिलेगा, जो उस फर्म ने कपड़ा बेच कर लाभ कमाया उसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट कपड़े के बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट का ही निकालना है एवरेज, हर कोई प्रॉफिट का एवरेज नहीं निकालना, क्योंकि हो सकता है वो फर्म 50 और कामों में, उल्टे पुल्टे कामों में इन्वॉल्व हो, शायद वो फर्म ने कहीं कोई ब्रोकरेज दलाली का पैसा खाया हो या कोई कहीं और आगे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से वो प्रॉफिट ले रहे हैं, वहां से वो डिविडेंड कमा रहे हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं, या उन्होंने कोई गैम्बलिंग, कोई सट्टा, कोई स्पेकुलेशन, जुआ खेल के ऐसा कोई पैसा कमाया है। तो अगर वो फर्म पिछले गत वर्षों में किसी अन्य साधन से कोई आय कमाती है उस पर्टिकुलर बिजनेस को छोड़कर, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है तो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है तो कपड़े के लाभ तो ओके हैं, मुझे कपड़े के लाभों का क्या निकालना है, औसत निकालना है, बट उन्होंने कपड़े के व्यापार के अलावा किसी अन्य तरीके से भी कोई आय कमाई है तो वो उस व्यापार की सामान्य आय नहीं है, वो उस व्यापार की क्या है, असामान्य आय है। असामान्य आय को एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आप उस इनकम को अपने औसत लाभों में, अपने नेट प्रॉफिट में से पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वो माइनस करने के बाद ही क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें होती है प्रैक्टिकली, कि जब आप एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज किसका, जैसे मान लीजिए अब इसे यूं समझेंगे कि आपको एडमिशन लेना है कॉमर्स के अंदर, ओके, तो आप क्या कहेंगे कि साहब मैं कॉमर्स में हूं और मुझे थोड़ा कॉमर्स का रिजल्ट बताइए, आपका पास्ट ईयर्स का रिजल्ट कैसा रहा। अगर उसका कॉमर्स का रिजल्ट दिखाने लायक नहीं है तो क्या, देखिए आप हमारा 10th का रिजल्ट देखिए साहब, आप हमारा 10th का रिकॉर्ड चेक कीजिए कितना अच्छा रिजल्ट दिया हमारा। आप आर्ट्स और साइंस का रिजल्ट देखिए कितना अच्छा दिया, 8th क्लास में देखो हमारे बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लिए स्कूल के अंदर। अरे भाई मैं पूछ क्या रहा हूँ और तुम बता क्या रहे हो, मेरा जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है, तो मुझे तुम कॉमर्स का रिकॉर्ड चेक करो, मुझे आर्ट्स का, साइंस का या 10th का या 8th के रिजल्ट से क्या लेना देना है, क्योंकि मेरा तो फील्ड वही है ना, तो मैं तो उसी फील्ड के बारे में पूछूंगा, मैं अदर फील्ड के बारे में क्यों नॉलेज रखूं। सेम कंडीशन यहाँ वही है। जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आप एवरेज प्रॉफिट किन का निकालेंगे, कपड़े के बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि आप कपड़े की जो फर्म है, कपड़ा बनाने वाली जो बड़ी फर्म है, उसमें क्या ले रहे हैं, एज अ पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको कपड़े के बिजनेस
से होने वाले प्रॉफिट का ही क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अगर P&L के अंदर कुछ ऐसी इनकम भी दिखा रखी है जो कपड़ा व्यापार से संबंध ही नहीं रखती, तो आप उसे एवरेज की गणना में शामिल नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी कोई इनकम आपको उनके P&L में दिखाई दे रही है तो आप उसे माइनस कर देंगे। आप बोल देंगे देखो साहब ये तो अदर इनकम है, हम इसे प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके। दूसरी बात एबनॉर्मल लॉस। अगर उन्होंने अपने P&L के अंदर कुछ असामान्य खर्चे भी घटा रखे हैं, P&L के DR साइड में खर्चे घटा रखे हैं लाभों में से, तो वो खर्चे गलत घटे हुए। देखो व्यापार के अंदर तो व्यापार के खर्चे आने चाहिए। अब आप जब उनका P&L संभालते हैं तो उनके तो पर्सनल एक्सपेंस, डिनर एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस उन्होंने अपने खूब दिखा रखे हैं P&L के अंदर भी, तो ये तो गलत है ना। आपके निजी खर्चे P&L में कैसे आ सकते हैं? P&L में तो व्यवसाय के खर्चे आने चाहिए। तो अगर आप जब उनका P&L रिकॉर्ड चेक करें, उसके अंदर आपको लास्ट ईयर के कुछ ऐसे एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं P&L में जिनका व्यापार से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप उन खर्चों को गलत घटा हुआ मान के, क्योंकि वो खर्चे उन्होंने तो माइनस कर दिए, इट्स ओके, बट एवरेज निकालते समय मैं उन खर्चों को कंसीडर ही नहीं करूंगा। मैं मानूंगा ही नहीं कि ये कोई खर्चा था, क्योंकि ये व्यापार से संबंध नहीं रखता है। तो ऐसे खर्चों का हम लाभों में दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है कि यदि किसी भी वर्ष के लाभों में कोई असामान्य आय जुड़ी हुई है जिसका उस व्यापार से कोई लिंक ही नहीं है, उस इनकम को माइनस कर दो, क्योंकि एवरेज में ऐसी इनकम इंक्लूड नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर लाभों में से कोई असामान्य खर्चा घटा हुआ है, असामान्य खर्चा घटा हुआ है, तो उसे दोबारा ऐड कर देंगे, क्योंकि वो खर्चा व्यापार से संबंधित नहीं था। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले आपको नेट प्रॉफिट में ये दो एडजस्टमेंट करने होंगे। असामान्य आय ऐड है, उसे माइनस कर दें, और असामान्य खर्चा माइनस है, उसे दोबारा क्या कर दें, प्लस कर दें, क्योंकि ये व्यापार से संबंध नहीं रखते हैं। ओके। उसके बाद आप जो प्रॉफिट आएगा, ये दो एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका आप क्या निकालेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे। ओके। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एक एडजस्टमेंट और करेंगे, वैसे कई हैं मगर आपके काम तो एक ही आने वाला है। यदि आपके सवाल में व्यवसाय के स्वामी पार्टनर्स का पारिश्रमिक दिया गया है, कोई सैलरी वैल्यू दी गई है, तो आप उसे भी औसत लाभों में से क्या करेंगे, माइनस और करेंगे। वो औसत लाभों में माइनस होगा, नेट प्रॉफिट में माइनस नहीं होगा, वो एवरेज प्रॉफिट में माइनस होगा। ये दो एडजस्टमेंट करने के बाद आप एवरेज निकालेंगे, और एवरेज प्रॉफिट में से आपको व्यवसाय के स्वामी का पारिश्रमिक क्या करना है, कम करना है, क्योंकि व्यवसाय के स्वामी का पारिश्रमिक लाभों को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि लाभों में से उसकी सैलरी भी तो कटेगी व्यवसाय के मालिक की। तो व्यवसाय के मालिक की सैलरी अगर लाभों में से कटती है तो उससे लाभ क्या हो जाते हैं, आपके कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने औसत लाभों में से व्यवसाय के स्वामी का पारिश्रमिक भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये दो एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। ओके। तो ये दो एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट में से, ध्यान से सुनेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से फिर आपको व्यवसाय के मालिक का पारिश्रमिक क्या करना है, माइनस करना है। इतना काम करने से आपका कौन सा पॉइंट हल होगा, आपका पहला पॉइंट सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम बात करेंगे हमारे अगले दो बेसिस की, जिसमें क्या है, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की क्या की जाएगी, कैलकुलेशन समझी जाएगी। गुडविल थोड़ा थ्योरेटिकली चलेगा, अभी थोड़ा एक दो दिन में तो हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या करेंगे इसका समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।